Hello everyone and welcome back to my channel. This is one short revision video for Unit 2 Marketing Environment Class 11th. Right? So let's start with the topic without wasting any time. Marketing environment का क्या मतलब है बेटा? Marketing environment refers to internal and external forces affecting a company's ability to serve customer. देखो ये बिजनेस है, सपोज एक बिजनेस फर्म है या कंपनी वॉट एवर यू से, तो ये बिजनेस जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड, इट इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ आपके एक्सटर्नल भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके ये जो बाहर की लेयर है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो होंगे ना, ये वाले फैक्टर्स जो इस वाली लेयर के अंदर है और इस वाले में, ये सारे एक्सटर्नल है क्योंकि ये कंपनी के बाहर के हैं। तो ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं विद इन द बिजनेस, दे इन्फ्लुएंस। जैसे जो इसके अंदर वाले, ये वाले मैं कलर चेंज कर देती हूँ तभी आपको। ग्रीन कलर वाले जो हैं, जो इधर ही कंपनी के अंदर, ये इंटरनल होंगे और बाकी एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस फर्म को, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। क्या होते हैं वो भी डिटेल में जैसे चैप्टर आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। सो ये देखिए यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल जो कंट्रोलेबल होता है, एक्सटर्नल जो अनकंट्रोलेबल होता है। तो इंटरनल वाला, जो इंटरनल में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? प्रोडक्ट। अब कंपनी जो है, प्रोडक्ट का डिजाइन पे कंपनी का पूरा कंट्रोल है, उसको चेंज कर सकती है डिजाइन। प्राइस भी कंपनी डिसाइड करती है, तो कंपनी का कंट्रोल होता है प्राइस हाई करना, लो करना। किस प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है गुड्स की, वो भी कंपनी डिसाइड करती है। प्रमोशन कैसे करना है वो भी कंपनी डिसाइड करती है, एक्सेट्रा। तो ये सारे कंट्रोलेबल है क्योंकि कंपनी का कंट्रोल है, इसलिए इसे इंटरनल या कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल। तो देखो, एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल, अगेन इट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल क्योंकि ये फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, बट इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे ये बिजनेस है आपका, मैंने पहले भी ड्रॉ किया था ऊपर। ये वाली जो लेयर है ये है माइक्रो एनवायरनमेंट और ये वाली जो लेयर है ये है मैक्रो। तो माइक्रो में कौन कौन से आपके आते हैं? माइक्रो में आते हैं आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स। तो अभी आगे हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे, यहाँ पे है अभी। यहाँ पे देखिए मैक्रो माइक्रो डिटेल में मैं अभी कराऊंगी। तो मैक्रो कौन से हो गए? ये सारे फैक्टर्स, अभी इसको भी डिटेल में बताएंगे। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी सिर्फ ये समझिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, internal and external, or external is further subdivided into two parts, right? Now what is environmental scanning? environmental scanning क्यों जरूरी है, ये भी एक important क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है एक्रोनिम, इसके फुल फॉर्म पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। ETOP, E stands for environmental, T for threat, E and O for opportunity and P for profile। सो स्कैनिंग जो है इन्वायरमेंट की, स्कैनिंग से क्या फायदा होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है कि इन्वायरमेंट को स्क्रूटनाइज करना, स्टडी करना कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कस्टमर्स कौन से हैं, कस्टमर्स क्या है, नेचर क्या है कस्टमर्स का, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, ये सब हम किस में करते हैं? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट स्कैनिंग से क्या होता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, स्टडी करना। उससे क्या फायदा होता है हमें?
बेसिक इम्पोर्ट इसमें होता है कि इट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको मैं एक दिया, नाउ इट इज मोर क्लियर। अब इस पे भी आपका 1 मार्कर आ सकता है। व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर थ्रेट्स। देखो अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं बेटा, ये फेवरेबल ट्रेंड्स होते हैं, और थ्रेट्स क्या होता है, अनफेवरेबल। ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि आपके आसपास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी को और वो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले ग्रैब कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे अगर आपकी लोकेलिटी में आसपास कोई भी केमिस्ट की शॉप नहीं है और आप सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करते हो और केमिस्ट की शॉप खोल लेते हो, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसे ही थ्रेट्स को अगर आप पहले जो आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको एक सिग्नल, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, और आप फिर स्ट्रेटेजीज बनाते हो कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई एमएनसी कंपनी है, वो मार्केट में आपने मार्केट को स्टडी किया और आपको पता लगा कि एमएनसी कोई एंटर कर रही है इंडिया में, तो इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आना है, ताकि जो एमएनसी अपने प्रोडक्ट लेकर इंडिया में आएगी, आप उस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ compete कर सको। ठीक है, फिर अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, तो आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कैसे डील करना है, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे डील करना है। आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, स्टडी करते हो, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग दी ब्रांड इमेज, राइट। इमेज बिल्डिंग होती है, बिकॉज वाई दिस हैपेंस, क्योंकि अगर फर्म जो सेंसिटिव है कि क्या क्या हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो नए प्रोडक्ट्स के साथ आएगी जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होंगे। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड होती है। देन इट प्रमोट्स कंटिन्यूस लर्निंग। तो स्ट्रैटेजी आप फॉर्मुलेट करते हो डील करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग समथिंग न्यू, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ठीक है, जब भी आप नई चीज लेकर आते हो, तो एंड यू आर लर्निंग एंड डीलिंग विद हाउ टू formulating strategies, how to deal with the changes, then what you are doing in this process, इससे क्या होता है, इससे it is opening it leads to opening up new frontiers of growth for the business firm. Now another point, it identifies strength and weakness. देखो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों एक्सटर्नल है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होते हैं। तो हर फर्म को पता होता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इन्वायरमेंट को स्टडी करने से ही बिजनेस फर्म को पता लग जाता है कि कैसे वो डील कर सकती है चेंजेस के साथ, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। enhance decision making, and it also leads to better decision making. नाउ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, इसकी भी फुल फॉर्म आती है बेटा पेस्टल की। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, देखो पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशो, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर आपका इकोनॉमिक हो चुका है, आप इसको एनवायरमेंटल भी बोल सकते हो, एंड एल फॉर लीगल। ठीक है, अब बिजनेस फर्म को बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। देखो मैक्रो और माइक्रो में एक फर्क है, ये दोनों एक्सटर्नल है, ये दोनों ही एक्सटर्नल है, बोथ। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, और माइक्रो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, राइट। देखो मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स में कौन से आते हैं, जैसे डेमोग्राफिक फोर्सेस,
डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, जैसे एज, जेंडर, इनकम, पॉपुलेशन, ये सब जो है इट अफेक्ट्स द डिमांड। ठीक है, इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें चिल्ड्रन ज़्यादा है तो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी? टॉयज़ की, बेबी फूड्स की, है ना, डायपर्स की। लेकिन अगर एल्डरली पीपल है पॉपुलेशन में तो देन किसकी चीज़ की डिमांड होगी? मेडिसिन की, वॉकिंग स्टिक्स की, एक्सेट्रा। तो ये डेमोग्राफिक फोर्सेस भी बिजनेस की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कि अगर आपका एज ग्रुप कौन सा है वो डिसाइड करता है कि किस तरह के गुड्स डिमांड किए जाएंगे। देन कम्स पॉलिटिकल लीगल। तो गवर्नमेंट के कई रूल्स होते हैं, लॉज बनाती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज बनाती है, वो भी बिजनेस को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को। तो इसलिए बहुत जरूरी है मार्केटर को अवेयर होना कौन कौन सी गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉज बना देती है, जैसे जो अगर सपोज आप अल्कोहल का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और अगर ये लीगल या टबैको है तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि टोबैको एडवर्टीजमेंट इज टोटली बैंड, टोबैको सेल इज बैंड, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस। इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, परचेजिंग पावर अफेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, जैसे अगर ये न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है मार्केट में, तो इसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ है तो डिमांड भी होगी, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। देन नेचुरल एनवायरनमेंट में यू हैव टू सी what are the natural resources that a company use as input। ठीक है, कंपनी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती है, राइट, और उन रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स बनाती है। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या कंसर्न है कि अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है या देयर इज नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन तो ये सब भी बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। अगर बिजनेस की एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो इसकी वजह से बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। अगर रिसोर्स देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट से ही रिसोर्सेज मिलते हैं, अगर रिसोर्सेज आर स्केयर्स, कम है, लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रोडक्शन स्मूथ नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली में इसमें कंपनी का तो कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। इसलिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है सॉरी। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपको पता है टेक्नोलॉजी आज कितनी रैपिड स्पीड से चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस। सोशो कल्चर फैक्टर्स, लाइफस्टाइल लोगों के चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस, एजुकेट, तो उसकी वजह से भी बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ कम्स माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अगर सप्लायर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल टाइम से ना दें तो बिजनेस इम्पैक्ट होता है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जैसे मिडलमैन को बोलते हैं, तो दे आल्सो इम्पैक्ट दी बिजनेस, राइट। अगर मिडलमैन जो हैं दे डू नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर सर्विसेज, सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर तक नहीं हो पाएगी और बिजनेस की रेपुटेशन डाउन होगी, तो बिजनेस विल बी इम्पैक्टेड। कस्टमर्स। कस्टमर्स को हमने इन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, राइट, ABCD। कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है? जिसमें इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो हैं गुड्स खरीदते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। लोग गुड्स खरीदते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, राइट।
इंडस्ट्रियल मार्केट जिसमें अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं खरीदा जाता, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स खरीदती हैं ताकि वो उन गुड्स को कन्वर्ट कर सकें और कन्वर्ट करके आगे वो सेल करती हैं, अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं खरीदती, राइट। रीसेलर मार्केट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले गुड्स को खरीदती है और उसको फिर आगे सेल कर देती है। दे बाय द गुड्स विद अ व्यू टू सेल देम। इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या होता है, दे डू नॉट बाय फॉर देयर ओन कंजम्पशन, दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, राइट। गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट मार्केट कौन सी हो गई, ये गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ अदर कंट्रीज, दे बाय द गुड्स फॉर देयर कंजम्पशन और फॉर इंडस्ट्रियल यूज और फॉर बोथ। तो बाहर देशों की जो लोग हैं, बाहर देश के जो लोग हैं या कंपनीज हैं, वो गुड्स को खरीदते हैं। नाउ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं बेसिकली, दे there are three types of competitors: competition from similar products, from substitute products, and general competition. And then is competition among all the firms. All the firms compete for customers. तो competitors भी आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, है ना। एक तरह के तो वो competitors हो गए जो आपकी तरह के सेम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल कर रहे हो तो वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं। देन कंपटीशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो दे बेसिकली प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स टू यू, टू द कस्टमर। देन कम पब्लिक, पब्लिक में कौन कौन आता है, जो कंपनी, ये देखिए सारे फाइनेंशियल, मीडिया, गवर्नमेंट, सिटीजन एक्शन, ये सारे पब्लिक में है। तो दे ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आप चैप्टर को ऐसे इसमें समराइज में कर देती हूँ। इन्वायरमेंट दो तरह का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपके दो आ जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।